अच्छा जी, आज हम सिंपल रिग्रेशन पढ़ेंगे। कल हमने ना मेथोडोलॉजी पढ़ी थी इकोनोमेट्रिक्स की। उसमें हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस के बाद एग्जैक्ट रिलेशनशिप, इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा था और एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स थी। असल काम ही एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। क्या आवाज नहीं आ रही? रिकॉर्डिंग मैंने कर दी, ठीक है। ये पढ़ा था। असल में जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो देख लेते हैं कि रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। एक बायोमेट्रिशियन थे जिनका नाम था सर फ्रांकिस गल्टन। सर फ्रांकिस गल्टन थे, ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियंस थे ये। 1820 टू 1911 में इन्होंने डिस्क्राइब किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि बायोमेट्रिशियंस थे, इन्होंने एनालिसिस किया कि जिन पेरेंट्स की हाइट ज्यादा होती है ना, तो उनके बच्चों की भी हाइट ज्यादा है, और जिन पेरेंट्स के बच्चों की हाइट कम है, उनके पेरेंट, उनकी जो है चिल्ड्रन है, उनकी भी हाइट क्या होगी, कम होगी। ये इन्होंने एनालिसिस किया और बाद में इसको डिफरेंट सोशल साइंसेज में एज ए मेजरमेंट ऑफ थ्योरीज फेनोमेना उसको मेजर करने के लिए हमने इसको यूज किया। इसका जो फाउंडर था वो फ्रैंकिस गॉल्टन था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, बायोमेट्रिक स्टैटिस्टिशियन था, बायोमेट्रिशियन था। इसमें सिंपल रिग्रेशन लाइन में वर्क करने का क्या तरीका है कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं और उन डिफरेंट वेरिएबल्स में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह 1 2 3 4 5, और ये हो गया 7 8 9 11 50। ठीक हो गया। इस डाटा को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 11 15। 1 पर कितना है, सपोज 7 है, 2 पर क्या है, 8 है, और 3 पर कितना हो गया, 9 है, 4 पर क्या है, ये 11 आ गया, 5 पर ये 15 है। अगर ये और वेरिएबल होते तो हर वेरिएबल के अगेंस्ट हम इस तरह ये डाटा को प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आती है, इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इसको एक्चुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अगेंस्ट डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। तो एक ऐसा मेथड हमने सोचा कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसमें हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप का पता चल जाए। तो सिंपल रिग्रेशन लाइन में हम एग्जैक्ट इसको, एक्चुअल रिलेशनशिप को एग्जैक्ट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए ओएलएस का सहारा लेते हैं। इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, या इसको क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मेथड भी कहते हैं, या इसको खाली एलएस भी कह देते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये करता क्या है? ये करता ये है जी कि जो हमारे पास हमने कल मॉडल ड्रॉ किया था, y अल्फा बीटा एक्स और एरर, ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है।
अगर हम इसे सैंपल में लिख लें y इज इक्वल टू ए बी एक्स एल, तो ये मेथड क्या करता है कि हमारे पास जो अननोन पैरामीटर्स होते हैं ये, इनको फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको इधर फिक्स्ड वेरिएबल कहते हैं, और जो y है ये हमारे पास यहाँ रैंडम वेरिएबल होता है। इसको फिक्स वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल क्यों कहते हैं, इसको ग्राफ की मदद से हम समझ लेते हैं। एक्स वाई, यहाँ सपोज हमने बात की, इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट करें एक बंदे की इनकम 10 लाख रुपीज है, ये हमने एक ब्रैकेट के लोग ले लिए। वो लोग हैं जिनकी इनकम क्या है 1 लाख रुपीज। अब इन 1 लाख रुपीज वालों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो 80,000 खर्च करते होंगे, कुछ हो सकता है 60,000 खर्च करते हो, और कुछ हो सकता है 90। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स वेरिएबल हो गया। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, जो कंजम्पशन आ रही है, वो क्या आ रही है, वेरिएबल्स आ रही है। इसी तरह 2 लाख वाले आ गए, उसके भी 2 लाख रुपए, जिनकी इनकम है जरूरी नहीं कि वो सबके सब सेम खर्चे करते हो, उनके जो एक्सपेंस हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर 100 लोग हैं इस ब्रैकेट में, तो यहाँ डॉट्स भी कितने बनेंगे, पॉसिबल है वो 100 ही बन जाए। ठीक हो गया। इसी तरीके से जिन लोगों की 3 लाख रुपए इनकम है, उनकी भी जो कंजप्शन है वो वेरी करेगी, तो इस वजह से इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ओएलएस क्या करता है कि जो ये हमने अभी स्कैटर डायग्राम बनाई थी, जो एक्चुअल रिलेशनशिप है, इनके बिल्कुल सेंटर से एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप की लाइन गुजार देता है, जिस जो हम इन पैरामीटर्स की मदद से बीटा 1 और बीटा 2 की मदद से ये हम लाइन गुजारते हैं। जो वैल्यूज इनसे ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं उनको हम एरर कहते हैं। ठीक है, एरर्स का क्या फार्मूला था, वाई आई माइनस वाई हैट। ये जो एक्चुअल एक्चुअल जो डाटा हमने प्लॉट किया था अभी, ये वो है। और ये क्या है, वाई हैट है, जो हमने खुद ड्रॉ की है एस्टिमेट कर कर। उनके दरमियानी जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। उसे वाई आई माइनस वाई हैट कहते हैं। ये x1 है, x2, x3, ये इसकी स्कैटर्ड फॉर्म है, ये इसकी स्कैटर्ड है, ये एक्स्ट्रा, ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये एक्चुअल रिलेशनशिप होता है, इसको हम वाई आई बोलते हैं। और जो हम कैलकुलेट करते हैं खुद से, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, वाई हेड कहते हैं। ये सपोज दैट इसकी वैल्यू 10 है, और जो एक्चुअल है वो क्या है 12, और एक्चुअल 8 भी है, और ये भी एक्चुअल है। एक्चुअल कितने होंगे, ए बी सी, वाई आई 12 भी है, वाई आई 10 भी है, वाई आई 8 भी है, पर जो एग्जैक्ट है वो एक ही है। वाई हैड क्या है, 10 ही। तो एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, वाई आई माइनस वाई हैड। 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, -2। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी जो मैंने स्टैटिस्टिक्स में आपको अर्थमेटिक मीन की पढ़ाई थी। समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0,
सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम होता है। अब ये जो है ना वाई हैट, ये भी मीन ही है। जिस तरह एक्स था ना, एक्स की सुमेशन ली थी और एन पे डिवाइड कर दिया था तो मीन एक्स मीन आ गया था। अगर वाई को लेना चाहें तो वाई को जमा करेंगे और वाई को एन पर डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। इधर डिफरेंस क्या है, इधर डिफरेंस है यही है कि ये वाई का ही मीन है। देखें ना, ये वाई की वैल्यूज है ना इधर, उनके दरमियान से लाइन गुजर रही है। वैल्यू जिस तरह 1 2 3, इसका मैं मीन लूं तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। और अगर सपोज मैं इनको वर्टिकली वो कर देता हूँ, डिपिक्ट कर देता हूँ, तो इनका मीन क्या आ रहा है, ये आ रहा है सेंटर वाली वैल्यू। इधर वाई हैट भी सेंटर में, बट इधर फर्क क्या है, इधर हम एक्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ इधर वाई इन्वॉल्व नहीं है, इधर वाई के साथ क्या है, एक्स भी इन्वॉल्व है। जब हम सिंपल मीन फाइंड आउट कर रहे थे, उधर सिर्फ और सिर्फ हम उस वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर रहे थे, यहाँ एक्स को या वाई को। इधर हम वाई का मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, पर हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी है। तो इस वजह से इसको इन चीजों इससे वाई बार से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाई हैट का नाम देते हैं। और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज उसी सिंपल अर्थमेटिक मीन से मिलती जुलती होंगी। यानी कि यहाँ पर क्या, सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा, सुमेशन वाई आई माइनस वाई हैट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सुमेशन वाई आई माइनस वाई हैट का जो स्केयर लेंगे वो क्या होगा, मिनिमम। ये सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर मिनिमम मैंने प्रूव किया था, ठीक है। मैंने ये लिखा था सुमेशन एक्स माइनस एक्स बार का जो स्केयर होगा वो सुमेशन एक्स माइनस ए के स्केयर से क्या होगा, लेस होगा। ये बकायदा मैंने ग्राफ बना, वो टेबल बनाकर ये प्रूव किया था। तो इसी बेस के ऊपर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या ओएलएस मॉडल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं पढ़ा आपको रहा हूँ 10वां चैप्टर है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से ही, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। तो इसमें स्कैटर डायग्राम है, सिंपल रिग्रेशन लाइन है, और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इसमें नाम दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, पीएलएस कह दें इसे, ओएलएस कह दें, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मेथड कह दें, सेम है। डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट नाम लिखे हैं। इसमें वो कहता क्या है, इसमें वो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये जो लीस्ट स्क्वायर है कॉन्सिस्ट है किस चीज के ऊपर, ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यूज determining the values of unknown parameter। अननोन पैरामीटर कौन से हैं, y a b x एरर, ये मेरे पास दोनों क्या है, अननोन पैरामीटर है, अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा और बीटा मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा, वो ये कहता है दिस मेथड will minimize the sum of square of error। LS consists of determining the value of unknown parameter alpha and beta। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं OLS लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये किस लिए यूज कर रहे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट। अब ये कैसे करेगा, दिस मेथड विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। अब एरर क्या है, वाई आई माइनस वाई हैट का, वाई आई माइनस वाई हैट क्या है, एरर है। इसका वो क्या कहता है, स्क्वायर ले लें और साथ क्या ले लें, सम ले लें। इसकी मदद से आप अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं इसका मैं थोड़ा सा प्रूफ भी आपको कर देता हूँ। जैसा कि हमने किया था सुमेशन एक्स माइनस
एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये कोटेशन और ये बिल्कुल सेम है, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है। पर ये मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट मीन था, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसने एक्स को काउंट में लेकर फिर मीन हम लेते हैं, इस वजह से इसको वाई हेड कहते हैं। तो कहता है ये सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम होता है। इसी की भी प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी थी कि ये मिनिमम है। अब हमने ये देखना है कि जो हमने बात लिखी है इसके जरिए हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो कहता है कि हमने बात की समेशन एक्स के समेशन वाई आई माइनस वाई हैट का स्केल। हमें पता है वाई हैट क्या है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, इसको अल्फा बीटा एक्स हम लिखते हैं। ठीक है, तो समेशन ई का स्केल समेशन वाई आई माइनस इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा और बीटा, ए और बी फाइंड आउट करना है। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। ए के हिसाब से लिया, टू बाहर आ जाएगा, टू माइनस वन, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, और ए के हिसाब से लिया तो अंदर वाले का आ जाएगा ये माइनस वन, तो माइनस टू समेशन वाई माइनस वाई आई माइनस ए माइनस टू माइनस वन, वन आ जाएगा। माइनस टू को इधर भी डिवाइड किया, माइनस टू को इधर भी कैंसिल हो जाएगा। समेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया, समेशन एन ए माइनस बी समेशन एक्स इधर लेकर आ जाएंगे उठाकर, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स। ये पहली नॉर्मल इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम समेशन आई का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू बी लेंगे, तो ये टू बाहर आ जाएगा, समेशन वाई आई माइनस एल्फा माइनस बीटा एक्स टू माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस एक्स आ गया, पहला डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस टू समेशन एक्स वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स वन। माइनस टू को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे, समेशन एक्स वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई कर दें अंदर, समेशन एक्स वाई माइनस ए समेशन एक्स जमा नफी बी समेशन एक्स का स्क्वायर। ये आ जाएगी समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने इसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो आप इसके ऊपर क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं। क्रैमर रूल कैसे लगाएंगे, क्रैमर रूल ऐसे लगाएंगे कि हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, अल्फा और बीटा, ये हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे, समेशन वाई समेशन एक्स वाई, और ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी एन और समेशन एक्स, और इधर से आ जाएंगे समेशन एक्स और समेशन एक्स का स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट करना है, तो क्रैमर रूल हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आएगी एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स समेशन वाई इंटू एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को जब हमने आगे सॉल्व किया तो ये बी की वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, इसी तरह ए की भी आ जाती है। पर ए का फार्मूला हम यूज करते हैं वाई माइनस मीन, वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, ये एक सिंपल फार्मूला होता है। अब ये जो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं ये किधर से किए हैं, ये इससे किए हैं वाई आई माइनस वाई हैट के स्क्वायर से। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन पेपर में नहीं आएगी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो क्या करता है, वो जो आपका एरर होता है उसका सम ऑफ स्क्वायर लेता है, उस सम ऑफ स्क्वायर से वो बीटा वन बीटा टू इंटरसेप्ट और स्लोप्स के फार्मूलों को ड्राइव करता है।
और जब वो ये फार्मूले ड्राइव कर लेता है, वो ये कहता है कि ये अनबाइस्ड भी होते हैं, इनका वेरिएंस कम से कम होता है, ये लीनियर होते हैं, इनके अंदर 3 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम इनको ब्लू कहते हैं। ठीक है। अब जब हम OLS या ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स को जब पढ़ते हैं, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मेथड्स के जरिए जब हम अल्फा और बीटा की, ये जो मैंने सारी चीजें अभी आपके सामने की हैं, तो इससे पहले हम ना कुछ इसकी अजम्पशंस लेते हैं। जो इसकी अजम्पशंस होंगी रिग्रेशन की, ये सारी इकोनोमेट्रिक्स है, इन्हीं के फर्दर हम इनके चैप्टर्स पढ़ते हैं। तो ये इकोनोमेट्रिक्स के जो ये अजम्पशंस हैं, ये आप चैप्टर नंबर 3 से करेंगे गुजराती की बुक से। इसकी पहली अजम्पशन है द लीनियर रिग्रेशन मॉडल लीनियर इन पैरामीटर। पहली जो अजम्पशन है, अगर आप ये OLS मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैंने अभी फार्मूले आपके पास सामने लिखे, n सुमेशन एक्स वाई सुमेशन एक्स सुमेशन वाई n सुमेशन एक्स का स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल का स्क्वायर ए, इस फार्मूले के जरिए हम अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करते हैं। अगर आप ये फार्मूले अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। सबसे पहली अजम्पशंस क्या है कि जो आपके पास मॉडल गिवन है, मॉडल आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है। तो जो इसके पैरामीटर्स हैं ये लीनियर होने चाहिए। ठीक है। अगर ये नॉन लीनियर, अब ये MCQs आता है कि अगर ये नॉन लीनियर्स हैं, स्केयर आ जाता है, a का स्केयर आ जाता है, b का स्केयर आता है, क्या उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकेंगे OLS को? तो इसका जवाब होता है नो। इसकी पहली अजम्पशन ही यही है कि आप का जो मॉडल है वो लीनियर होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये वेरिएबल्स में नॉन लीनियर हो तो हम उसका लॉग लेकर उसको नॉन लीनियर को लीनियर बना लेते हैं। तो पहली अजम्पशन क्या होगी? लीनियरिटी, लीनियर इन द पैरामीटर, लीनियर इन पैरामीटर। सेकंड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू या मीन वैल्यू ऑफ म्यू हमेशा किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ये x है, इसकी फर्ज करें 3 वैल्यूज है, इधर से रिग्रेशन लाइन गुजरी है, ऊपर वाला एरर पॉजिटिव है, नीचे वाला एरर क्या है? नेगेटिव है। इसकी वैल्यू फर्ज करें 10 पॉजिटिव है, इसकी 10 नेगेटिव है, दोनों को जब जमा किया तो वो क्या आ गया? एरर हमारा 0 के बराबर आ गया। तो दूसरी अजम्पशन क्या हो गई? 0। इसी अजम्पशन के साथ एक अजम्पशन और भी लिखी हुई होती है कि ये जो है एरर, ये एक रियल नंबर है, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये इसकी दूसरी अजम्पशन हो। थर्ड अजम्पशन है फिक्स वैल्यू फैक्ट फिक्स एक्स वैल्यूज और एक्स वैल्यू इंडिपेंडेंट एरर ऑफ टर्म। फिक्स्ड x values and x values independent error term। फिक्स वैल्यू को मैं डिफाइन कर चुका हूँ और फिक्स को भी डिफाइन कर चुका हूँ, रैंडम वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर चुका हूँ। रैंडम्स का मतलब ये होता है कि जब वो चेंज हो रहा है उसके अंदर कोई सीक्वेंस से चेंज नहीं आ रहा। और हम यहाँ ये भी अज्यूम करते हैं कि जो हमारा मॉडल है y इज इक्वल टू a dx प्लस एरर, ये तो हमारा फिक्स वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल। इसको हम डिस्टरबेंस टर्म या इसको स्टोकास्टिक टर्म हम कहते हैं। और ये भी अज्यूम करते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसको हम लिखते हैं कोवेरिएंस x एंड एरर इक्वल टू 0। चौथी अजम्पशन होती है होमोस्टासिटी।
चौथी assumption है होमोस्टैटिसिटी। होमोस्टैटिसिटी का मतलब ये है कि जो डिस्पर्शन है रिग्रेशन के इर्द गिर्द वो कांस्टेंट है। दूसरे लफ्जों में जो वेरिएंस होगा वो थ्रू आउट फिक्स वैल्यूज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने इनकम ब्रैकेट्स ली, ये पहली इनकम ब्रैकेट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। यहाँ पर लोगों का कंजम्पशन पैटर्न था, ये लोअर इनकम लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, ये उससे थोड़ी हाई इनकम, और ये इसमें से मैंने सेंटर से क्या गुजारनी है, रिग्रेशन गुजारनी है। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल है। इनकी जो कॉर्टसिस है, पीकनेस है, फ्लैटरनेस है, वो सब की सब क्या है, सेम है। इर्द गिर्द जो डिस्पर्शन है वो बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। इट मीन जब सेम है तो थ्रू आउट जो वेरिएंस का होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर ये वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोस्क्लेरोसिटी कहते हैं। जैसे ही सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन खत्म होगी तो हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, हेटेरोस्क्लेरोसिटी। होमोस्क्लेरोसिटी में क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएंस ऑफ म्यू आई, म्यू माइनस, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, और ये कोई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, assumption नंबर 4। assumption नंबर 5, नो ऑटो कोरिलेशन। नो ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड का एरर दूसरे टाइम पीरियड्स के एरर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। इस तरह ये म्यू आई है, ये म्यू जे, ये टू एरर है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सिस्टमैटिक रिलेशनशिप नहीं है। तरह y इज इक्वल टू सपोज अल्फा बीटा एक्स एरर। अब ये एरर फर्ज करें 2022 का है और ये 22 1 का है। इसको मी आई का नाम दे दें, इसको मी जे का नाम दे दें। हम ये अज्यूम करते हैं कोवेरिएंस म्यू आई एंड म्यू जे आपस में जीरो। बट ऐसा होता है, ये भी हम फर्दर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन पर। हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं, जब हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के तहत पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। ये कितने चैप्टर हो गए, ये 2 चैप्टर हो जाएंगे इसके। अगर हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, एक से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आए। हम ये अज्यूम करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। नॉन लीनियर तो हो सकता है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसको कहते हैं नो मल्टी कोलिनियरिटी। अगर इनका आपस में लीनियर रिलेशनशिप हो तो उसे मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। इस पर भी फर्दर हम एक चैप्टर्स पढ़ेंगे। जितनी अजम्पशंस होंगी उतने चैप्टर्स इसके बन सकते हैं। छठी assumption है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। अब हमारे पास एक रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती है इस तरीके की, A1 A2 A3 A5 तक आ जाती है। अब ये क्या कहलाते हैं, के हो गए, फर्ज करें के क्या है 5। पर जब हम इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने गए, डाटा लेने गए, तो डाटा था सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स। एन कितना हो जाएगा, 4। पर पैरामीटर्स हमने कितने फाइंड आउट करने हैं, 5। तो ये पॉसिबल नहीं है।
हाँ जी, मिनिमम क्या होगा कि n 6 हो और k क्या हो, 5 हो, फिर भी रिजल्ट्स इतने बेहतर नहीं आएंगे। कम से कम आपके पास 30 सैंपल तो हो अगर आप टाइम सीरीज डेटा पर काम कर रहे हैं। तो इसकी बेसिक असम्पशन ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये ये ग्रेटर होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ पैरामीटर से, या जो आपने एस्टिमेट करने हैं। आठवीं असम्पशन है, लास्ट असम्पशन है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप इसमें सब के सब 10 लाख इनकम वाले लोग ले लें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल है ही एक, या जितनी भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं वो सेम आ रही हैं। तो अगर ये सेम आ रही हैं तो फिर भी आप ओएलएस या क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, एक्स के अगेंस्ट वाई की डिफरेंस वैल्यू है। हाँ जी ठीक है, एक ही इक्वेशन में वाई हैट आएगा। हाँ जी, इसी तरह इनके ऊपर हम हैट लगा देते हैं। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? आज जस्ट मैंने इसको इंट्रोडक्शन ही आपको करवाया है, आपने इसकी अजम्पशंस को पढ़ना है उधर से गुजराती की बुक से, और जो लीनियर रिग्रेशन है वो आप शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में क्योंकि एग्जांपल्स दी गई हैं उधर से आप कर लेंगे। तो असल में होता क्या है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इस तरह का हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, वैल्यूज गिवन होती हैं इस तरह 6 8 इस तरह, और ये 6 19 23 इस तरह की एक्स की वैल्यूज होती हैं। अब हम करते क्या है इसमें, इस तरह हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स का स्क्वायर समेशन एक्स होल का स्क्वायर। यहाँ पर हम समेशन एक्स की वैल्यूज को लेंगे, इनको जब प्लस कर कर इधर समेशन वाई आ जाएगी, समेशन एक्स वाई, और हमें क्या चाहिए होता है, एक्स का स्क्वायर चाहिए होता है। ये एक्स है, इसका स्क्वायर 25 36 64, या समेशन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा समेशन एक्स वाई, यानी कि 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया ये 80 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए, और जिस तरह बुक में लिखा हुआ है समेशन ये 102 आ जाएगा, इसको अगर जमा करते हैं, और ये 302 आएगा, और ये वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ वैल्यूज हम पुट कर देंगे। समेशन एक्स की समेशन वाई की, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली हुई है वो है 9, ये 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यूज आ जाएगी, बीटा की वैल्यू है 2.8। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ए की वैल्यू का वाई मीन माइनस बी एक्स मीन। एक्स मीन कैसे निकालेंगे, सुमेशन एक्स ओवर एन, 102 है, 9 वैल्यूज हैं, इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ जाता है 11.3 आ जाता है। इसी तरह वाई मीन निकाल लेते हैं, ये 302 है, इसको 9 पर डिवाइड किया तो ये आ जाता है हमारे पास 33.56। इधर वैल्यूज को जस्ट पुट करना होता है, 33.56 माइनस बीटा कहाँ है, ये बीटा है 2.8, ये वाली वैल्यूज, और ये एक्स मीन है, एक्स मीन किधर है, ये 11.3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास 11.47। ठीक है, अब हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है इसमें एक नई लाइन बनानी होती है। ये जो मेरे पास लाइन आई है वाई हैट इज इक्वल टू, इंटरसेप्ट आया था 1.47 प्लस
2.83 ये है। अब OLS के जरिए मैंने अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट किया है और बीटा की। अब यहां मैं एक्स की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, 5 पुट करूंगा, 6 पुट करूंगा, जितनी ये नो वैल्यूज है नो की नो वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ वाई हैट का आंसर आ जाएगा। जब वाई हैट का आंसर पहला आता है 15.65। अब एक्चुअल मेरा क्या है, वाई 16 है, पर मैंने कैलकुलेट क्या किया 15.65। अब मैं एरर निकालूंगा इसमें से, वाई आई माइनस वाई हैट करके 16 माइनस 15.65, तो ये एरर की कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर एरर की वैल्यू आती है 0.375। इस तरीके से यहाँ नो एरर आ जाएंगे। एक्स की जो वैल्यूज पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू पुट करने से आ क्या रहा है वाई हैट, तो वाई हैट वाले कॉलम पे मैं इसको दर्ज करता चला जाऊंगा। ठीक हो गया। और जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा वाई आई, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मैंने खुद एस्टिमेट किया OLS के जरिए क्लासिकल, और ये एक्चुअल था। इन दोनों का जब डिफरेंस लूंगा वो एरर आएगा। जब एरर को जमा करूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसकी मैं पिक्स बनाकर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है, और दोबारा कल इधर से कंटिन्यू करूंगा, ये अच्छे तरीके से कर लें। फिर उसके बाद दोबारा हम मूव होंगे जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस वगैरह होती हैं, इकोनोमेट्रिक्स की प्योर टर्म्स होती हैं। अब लेस देन 1 मिनट रह गया, तो इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक यू अल्लाह।